राजेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जब बजट पेश किया जा रहा था उस समय ही आपत्तियां उठाई जा रही थी, उस समय भी हंगामा किया जा रहा था। कम से कम बजट पूरा होने का इंतजार तो कर लिया जाता कि क्या कुछ इस बजट में है। हालांकि अब पूरा समय आपको दिया जा रहा है। आप बताइए कैसे कांग्रेस इस बजट को देखती है। आप बताइए। देखिए, जब बजट पेश हो रहा था तो बजट से जो उम्मीदें थे वो बजट से उम्मीदें पूरी नहीं हो रही थी और ऐसा लगा कि ये बड़ा ही निराशजनक बजट है। हम्म। इसलिए लोगों की एक प्रतिक्रिया भी आई। जो इस बजट से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी हमें, जी। वो ये उम्मीद थी कि जीएसटी में राहत मिलना चाहिए। जो पेट्रोल डीजलों की कीमत स्काई हाई थी, बढ़ती जा रही हैं, 100 रुपये के ऊपर पहुंच गया पेट्रोल। हम्म। तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को जीएसटी कम करना चाहिए था। हम्म। वो कोई स्टेप लिया नहीं गया उसमें। दूसरी जो चीज़ है, हमारे यहाँ जैसे 24,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला आया। हम्म। हमारा ये कहना है कि 70,000 शिक्षकों की भर्ती तो ऑलरेडी लंबित है, पेंडिंग है, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। दूसरी चीज़, उद्योगों की बात आती है जहाँ, तो केवल घोषणाओं तक ही बजट जा रहा है। हमारा ऐसा मानना है कि घोषणाओं तक हमें, घोषणा तो हर बार होती है। अभी हकीकत यह है कि 1500 उद्योगों की सब्सिडी जिला कार्यालयों में पड़ी हुई है और वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। तो कुल मिला के ये बजट फिर वैसा ही बजट हो गया है जिसमें सिर्फ नई नई घोषणाएं हुई हैं और किस तरीके से उसको मूर्ति रूप देना है और जो अभी की वर्तमान समस्याएं हैं इस पे कोई भी बात नहीं की जा रही है। हमारे जो सबसे अधिक हमारे छोटे, आप देखो अभी पूरा देश बंद किया था कैट ने जीएसटी के इश्यू पे, कि जीएसटी के जो नए नियम हैं उससे जो व्यापारियों को दिक्कत हो रही हैं, तो उसके लिए पूरा राष्ट्रव्यापी बंद किया गया था। सारे छोटे और मझौले व्यापारियों का उसमें समर्थन था। ऐसे समय में जीएसटी पे कोई बात नहीं की गई। स्टेट से हमको बहुत उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में चूंकि जीएसटी सबसे ज्यादा कर लगते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, इसलिए हमको जो सबसे बड़ी उम्मीद थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे स्टेट अपने टैक्सेस को घटाएगा जिससे मध्य प्रदेश को कुछ राहत मिलेगी। दूसरी चीज ये है कि रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए ये उम्मीद थी कि स्टैंप ड्यूटी में कमी की जाएगी। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 2% स्टैंप ड्यूटी में पहले कमी की थी, जिसको 31 दिसंबर को विड्रॉ कर लिया। उससे हमारे यहाँ का रियल एस्टेट का जो कारोबार है वो बहुत तेजी से बढ़ा था। एक उम्मीद जगी थी कि रियल एस्टेट का कारोबार खड़ा होगा। रियल एस्टेट का कारोबार जो है वो केवल बिल्डर्स के लाभ का नहीं होता, जो घर खरीदता है उसके लाभ का नहीं होता, उससे हमारे व्यापारी जुड़े रहते हैं, मजदूर जुड़े रहते हैं, पूरे देश की इकोनॉमी जुड़ी रहती है। इसलिए रियल एस्टेट को स्टैंप ड्यूटी में कोई राहत नहीं दी गई। एक सबसे बड़ा जो हम लोगों को एक उम्मीद थी वो काम नहीं हुआ। दूसरी चीज आप देखिए, जो हमारे नवजात हैं इसकी जो मृत्यु दर है वो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का एवरेज 32 है। हमारे बहुत सी आपत्तियां कांग्रेस को है, बहुत सी चीजें आप गिना रहे हैं कि जो बजट में होना चाहिए और जो बजट में नहीं है। मैं लौटूंगी सर आपके पास। हमारे साथ अर्थशास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं, जेपी पराशर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पराशर जी, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले से उम्मीद की जा रही थी कि किसानों के लिए इस बजट में फोकस होगा, शिक्षा पर फोकस किया जाएगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें राजेंद्र जी ने भी गिनाई हैं। आप अर्थशास्त्री होने के नाते इस बजट को कैसे देखते हैं? कितना हित मध्य प्रदेश का इसमें छिपा हुआ है? नहीं, मुझे इसमें कुछ हाइलाइट्स जो दिखाई पड़ती हैं उनमें से यदि हम देखें तो ये ठीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने चुना, बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम निवेश करते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी को एक ग्रोथ मिलता है, एक थ्रस्ट मिलता है। और अभी चूंकि सरकार को ही स्पेंडिंग करनी पड़ेगी ताकि उससे जो हमारा इकोनॉमी का साइकिल है वो तेज़ी से चले और दूसरी जो अन्य उद्योग हैं उनमें मांग पैदा हो। तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने सड़कें, नई सड़कें वो जोड़ रहे हैं। दूसरा उन्होंने रखा है अपना थ्रस्ट एरिया एजुकेशन हेल्थ। जाहिर है कि ये अभी जब कोविड आया तो पूरे देश में हमने महसूस किया है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हेल्थ है वो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पर्याप्त नहीं है, उतना ताकतवर नहीं है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि उसको यदि वो एड्रेस कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों ही
जो ऐसे सेक्टर हैं, एजुकेशन भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। उसकी खास वजह यह है कि आप जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसके इंडेक्स अभी मध्य प्रदेश के कमज़ोर हैं। अगर हमने देखा कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें महिलाओं की जो अभी भी 40% की लिटरेसी है, इसी हमारी जो महकमे हैं, ऐसे जो इलाके हैं उनको एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक गवर्नेंस बहुत अहम चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आप कितना भी बजट बना लें, आप कितनी भी ग्रोथ दिखाएं, कितना अलॉटमेंट करें, लोकेशन करें, लेकिन जो अहम बात है वो है आपका डिलीवरी मैकेनिज्म, आपका जो गवर्नेंस सिस्टम है वो उसको कैसे डिलीवरी कर रहा है, वो लोगों तक पहुंचा पा रहा है या नहीं पहुंचा पा रहा है। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें लिखा तो ये है, लेकिन जो बुनियादी रूप से आपने पूछा तो मैं आपको 3-4 हाइलाइट्स जो इसमें दिखाई पड़ती है मुझे, तो वो पूंजीगत व्यय यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है वो बढ़ाया है उन्होंने, 14,265 करोड़ रुपए उसमें इजाफा किया है, ये अच्छी बात है। दूसरे कोई टैक्सेस नहीं लगाए, क्योंकि लोग अभी परेशान हैं ऑलरेडी कोविड के कारण, इकोनॉमी और कारोबारी लोग जो हैं वो परेशान हैं, उन पर कोई टैक्स लगाना मेरे ख्याल में कोई बुद्धिमानी की बात नहीं थी जी। 9,200 विद्यालयों को सर्व सुविधा युक्त बनाने और हर 15 किलोमीटर पर एक ऐसा स्कूल बनाने की जो बात की है, ये ठीक बात है, क्योंकि हमारे पास स्कूल तो काफ़ी तादाद में हैं, बिल्डिंग भी बन गई हैं, लेकिन हम जानते हैं, आए दिन खबरें भी सुनते रहते हैं कि जो बच्चों का जो ग्रोथ है, लेवल है उनकी शिक्षा का, वो ठीक नहीं है। वो 5वीं का बच्चा किताब नहीं पढ़ पा रहा है। अगर इस तरह की समस्याएं, तो जो असली बात है वो कि स्कूलों, वो जो स्कूल्स हैं और जो शिक्षक हैं, उन दोनों का अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अहम बात है। 24,200 पदों पर शिक्षकों की भर्ती भी की जा रही है। कई जो विद्यालय हैं उनमें पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षकों की भर्ती करने के बजाय अब जो नए संसाधन इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास में उपलब्ध हुए हैं उनका उपयोग भी करना चाहिए। और जो सोर्सेज हैं, अब चूंकि कंटेंट सब जगह उपलब्ध है, उसको हमें बच्चों को उपलब्ध कराने पे ध्यान दिया जाना चाहिए था। तो ये एक जो महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें हैं जिसमें किसान वाली जो सबसे बड़ी हाईलाइट है कि 6,000 रुपये जो प्रीमियम वाले दिए जा रहे थे, उसमें 4,000 रुपये सरकार मध्य प्रदेश की जोड़ेगी। तो ये एक 78 लाख किसानों को वो 10,000 रुपये साल के देंगे। हालांकि 10,000 रुपये कुछ भी नहीं हो, कोई बड़ी रकम नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में एक फिर भी उसको कुछ न कुछ सहारा मिल सकता है। मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना एक नई शुरू की है। इसके नागरिक आपूर्ति निगम और जो मार्कफेड है उसको जब जरूरत पड़े तब आर्थिक सहायता मिल सके, लेकिन इसके लिए एक बात जरूरी है कि जो नागरिक आपूर्ति निगम है इटसेल्फ और मार्कफेड है, इनके भी जो गवर्निंग सिस्टम है उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। उनमें अगर वो पिलफरेज और तमाम किस्म की समस्याएं, उनका गवर्नेंस रहेगा तो वो एक बड़ी दिक्कत हो। तो मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री स्वराजगार योजना शुरू की है जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। तो उन्होंने ये कोशिश तो की है, लेकिन जो बुनियादी अभी जो हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे वो कुछ चीज़ें हैं कि सरकार को संसाधन की समस्या इस साल भी दिखाई देती है, तो वो संसाधन जुटाती है, उसको केंद्र के जो केंद्र से मिलने वाले जो राजस्व है उसमें जो हिस्सेदारी है वो अगर पर्याप्त उसको वापस पैसा मिला तो वो काफ़ी कुछ कर सकती है। ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास, लेकिन हमारे साथ सुशील शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। के जी पाठक जी, सुशील जी से मैं प्रतिक्रिया ले लूं, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। सुशील सर, आप कैसे इस बजट को देखते हैं, क्योंकि रोजगार को लेकर भी बातें कही जा रही थी, युवाओं का खास नजर थी इस पर कि शायद रोजगार को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलेंगी। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या युवाओं के लिए कोई बड़ी बात इस बजट में आपको नजर आ रही है? उद्योगों के लिए हालांकि कहा गया है, बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही गई है, महिला अपराधों को रोकने के लिए भी कई बड़ी बातें कही गई, लेकिन जरूरी है कि उस पर लगाम लग पाए। नहीं, देखिए, बजट जब से जीएसटी लागू हुआ तब से राज्यों के पास बजट में कर वर लगाने की बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं, आय के स्रोत बहुत सीमित है जिस पे राज्य स्वयं के जो है स्रोतों से प्राप्त कर सकती है। तो ये उसके बाद के आप जितने भी बजट है उसमें देखिए लोक लुभावन बनाने की कोशिश की जाती है, बड़े बड़े वादे और सपने दिखाए जाते हैं, पर वो सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि आपका पिछले 2-3 सालों से ये भी ट्रेंड देखने को मिल रहा है
कि जो बजट अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो बजट प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उसमें राजस्व आय जो है बहुत ज़्यादा बताई जाती है और जब वो साल खत्म हो रहा होता है तब पता चलता है कि हम उतनी आय नहीं कलेक्ट कर पाए। तो ये जो अनुमान में जो अंतर जो आ रहा है, ये पूरे बजट को, बजट की योजनाओं को गड़बड़ा देता है। इसी कारण जो है सरकारों को लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन लेके आप सरकार चला रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। मध्य प्रदेश की बजट टीम को ये देखना पड़ेगा कि जो राजस्व आने की संभावना है उसी के आधार पर जो है आप बजट का प्रस्तुतिकरण है। आप देख लीजिए पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से 1.5 लाख से ऊपर की जो है राजस्व आय की जो है संभावना जताई गई थी, वो है अभी तक भी जो है आप उस आय तक नहीं पहुंचे हैं। इससे योजनाएं सुशील जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मंत्री कमल पटेल कुछ इस वक्त बोल रहे हैं। लक्ष्य रखा है, हमने मध्य प्रदेश में 2021 में ही पूरा कर लिया। चना, सरसों, मसूर की खरीदी आज़ादी के बाद से आज तक, गेहूं के बाद होती थी मई के बाद, और उसके कारण 86% किसान पौने पौने भाव में बेच देता था, आधी कीमत में, और इसलिए किसान की खेती घाटे की होती थी, कर्ज में आता था, आत्महत्या करता था। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने इस बार 15 मार्च से खरीदी शुरू कर दी है, और जिसके कारण समर्थन मूल्य से 500 और 1000 रुपये ज़्यादा बेचने में हमें सफलता मिली है। इस प्रकार लगभग 16,000 करोड़ से 24,000 करोड़ किसानों की जेब में इस बार आएगा, जो अभी तक व्यापारी और उद्योगपति और बिचौलियों की जेब में जाता था। यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। और जब हम कहते हैं कि हम किसानों की सरकार है, हम किसान हैं, पहले बाद में मंत्री हैं, किसान हैं बाद में मुख्यमंत्री हैं। तो ये है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, और बातें की गई किसान की, और वही कुछ बोलते मंत्री कमल पटेल नजर आ रहे थे। सर, अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं पाठक जी के पास आऊंगी। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि आप जो है बजट अनुमान मध्य प्रदेश सरकार के जो है अक्सर जो है वित्त मंत्रालय के गड़बड़ा रहे हैं। एक तो इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। दूसरी, इस बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे दिखता है कि जो वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि जीडीपी 10 ट्रिलियन के ऊपर पहुंचाने का एक लक्ष्य रखा गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य है, लेकिन इसको प्राप्त कैसे किया जाएगा? अभी कोरोना काल भी चल रहा है, अभी उन परिस्थितियों में जबकि पूरे देश में जो है औद्योगिक रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। अब ये सरकार ने किस आधार पर इसको किया है? अगर ये लक्ष्य प्राप्त होता है तो स्वाभाविक है कि ये बहुत मध्य प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी होगा, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त कैसे किया जाएगा, इसको देखना पड़ेगा। सवाल है, बिल्कुल। इसका जवाब हम केजी पाठक जी से ले लेते हैं। पाठक जी, इस बजट पर आपका रिएक्शन, और तीनों मेहमानों ने जो कहा है उस पर भी आपका रिएक्शन, और जो बात कही गई है जीडीपी को लंबा खींचने की, और ये बताया गया है कि 10 ट्रिलियन के पार इसे ले जाया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया, कैसे ले जाया जाएगा, वो भी जवाब दीजिए। देखिए जया जी, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जनार्दन के लिए यह बजट आशाओं अभिलाषाओं को पूरा करने वाला है और मध्य प्रदेश के विकास की संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। इस बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो ताना बाना बुना गया है, उसके 4 प्रमुख स्तंभ निर्धारित किए गए थे, जिन पर फोकस देकर यह जो ताना बाना आज खाका पेश किया है वित्त मंत्री मध्य प्रदेश ने विधानसभा में, तो मैं कहता हूं कि निश्चित तौर पर वह सारे लक्ष्य जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए बुने गए हैं, चुने गए, हम प्राप्त करेंगे। जो 4 स्तंभ थे रखे गए हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए, वो है भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के साथ सुशासन। इन 4 स्तंभों पर को आधार बनाकर आज जो बजट पेश किया गया है, उसमें हम देखेंगे जो उसकी प्रमुख बातें उभर कर सामने आई हैं। सबसे महत्वपूर्ण है अधोसंरचना। उसके विकास के लिए 14,265 करोड़ का प्रावधान अगर मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है, तो शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण अंग मानकर लगभग 40,958 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। अगर यह प्रावधान किए गए हैं तो यह किस प्रकार खर्च किए जाएंगे, उसका ताना बाना और स्वरूप भी मध्य प्रदेश की जनता के लिए प्रस्तुत किया गया है, उनके समक्ष रखा गया है। सीएम राइज योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये हैं। स्वास्थ्य एवं उससे संबद्ध रखने वाले क्षेत्रों के लिए लगभग 15,622 करोड़ रुपये का प्रावधान जहां किया गया है, वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 3 लाख परिवारों को स्वच्छ जल प्रदान करने हेतु 2024 तक 5,962 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। 2,441 अगर प्रदेश में नई सड़कें बनेंगी और शिक्षकों की 24,220 संख्या में भर्ती होगी,
9 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। 1000